नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल। आज का हमारा वीडियो लेक्चर टिलेज का है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भू परिष्करण के बारे में। कई सारी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि बताइए इनमें से प्राथमिक भू परिष्करण उपकरण कौन सा है, इनमें से कौन सा द्वितीयक भू परिष्करण उपकरण है, या टिल्ट एंगल कितना होता है, डिस्क एंगल कितना होता है, फादर ऑफ टिलेज किसे कहा जाता है, जीरो टिलेज किसे कहा जाता है, फादर ऑफ जीरो टिलेज किसे कहा जाता है। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस कई बार यहाँ से एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। चाहे वो आपके कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम हो, चाहे आपके आईबीपीएस एएफओ का एग्जाम हो, चाहे जेट हो, आईसीआर हो, 12th एग्रीकल्चर हो, एमपी पेट, सीजी पेट, यूपी केट। कहने का मतलब है कृषि से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और हाँ, इतनी गारंटी देता हूं, अगर आप लोगों का पूरा फोकस स्टार्टिंग से एंड तक इस वीडियो में बना रहता है तो सारी की सारी चीजें आपको इसी क्लास में याद हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखें। बात करते हैं सबसे पहले टिलेज के बारे में। टिलेज को हिंदी में कहा जाता है भू परिष्करण और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं टिलेज। होता क्या है तो देखो, हम फसल से पहले, कहने का मतलब है फसल बुआई से पहले हम क्या करते हैं, खेत में हकाई जुताई जो की जाती है, खेत में जो मिट्टी होती है उसको उल्टा पलटा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है तो टिलेज कहा जाता है या भू परिष्करण कहा जाता है, जिसको हम जुताई करना भी बोलते हैं। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर हम देखते हैं कि जो टिलेज होती है ये कितने प्रकार की होती है और किस तरीके से इसको हम डिफाइन करेंगे। देखो, सबसे पहले बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो देखो, फसल उगाने हेतु मृदा को उचित बनाने के लिए किए जाने वाली यांत्रिक क्रियाओं को भू परिष्करण कहा जाता है। भाई, हमें जो फसल उगानी है, फसल उगाने से पहले आपने देखा होगा खेत के अंदर हम जो भी क्रियाएं करते हैं, जो भी हकाई जुताई हम करते हैं उसको भू परिष्करण या फिर उसको टिलेज कहा जाता है। अगर इंग्लिश में भी यहाँ पर हम बात करें तो टिलेज इज अ फिजिकल manipulation of soil with tools and implements to result in good tilt for better germination and sequent growth of crops। कहने का मतलब है फसलों को उगाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें हकाई जुताई करते हैं जिसकी वजह से हमारी फसलें उसमें अच्छे तरीके से जर्मिनेट हो पाए, अच्छे से वृद्धि कर पाए और अच्छी फसलें हमारे हो पाए। इसीलिए टिलेज किया जाता है और इसी को क्या कहा जाता है, भू परिष्करण या फिर इसी को टिलेज कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फादर ऑफ टिलेज किसको कहा जाता है। स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। फादर ऑफ टिलेज किसको कहा जाता है तो ये कहा जाता है जेथ्रो टुल को। किसको कहा जाता है, जेथ्रो टुल नामक वैज्ञानिक है, उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ टिलेज कहा जाता है, जेथ्रो जेथ्रो टुल। तो आपको ये नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। अगला हमारा टॉपिक आता है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज, भू परिष्करण का उद्देश्य। क्या उद्देश्य है, क्यों टिलेज करते हैं हम, खेती जब हम करते हैं तो खेती करने से पहले टिलेज क्यों करते हैं, फसल उगाने से पहले। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, उद्देश्य की बात करते हैं तो देखो, हमें क्या करना है, वीड को कंट्रोल करना है, खरपतवार को नियंत्रण करना है। आपने देखा होगा, सपोज कीजिए ये कोई खेत है और इस पर कई सारे इस तरीके से क्या उगे हुए हैं, खरपतवार उगे हुए हैं, और जैसे ही मैं इस पर क्या करूंगा, हल के द्वारा या कल्टीवेटर के द्वारा इस पर टिलेज करूंगा तो खरपतवार क्या हो जाएंगे, उलट पलट जाएंगे, उखड़ जाएंगे, जड़ें ऊपर आ जाएगी, जिसकी वजह से खरपतवार क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाते हैं। तो पहला उद्देश्य हमारा क्या हो गया कि हमें क्या करना है, खरपतवारों को नष्ट करना है। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा आता है उचित बीज सैया तैयार करना। कहने का मतलब है अच्छे से सीड बेड प्रिपरेशन करना। कहने का मतलब है जैसे इस खेत पर मुझे कोई फसल उगानी है तो डायरेक्ट फसल नहीं उगेगी, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इसकी जो जमीन है उसको अच्छे तरीके से भू परिष्कृत करना पड़ेगा, अच्छे से उसका एक तरीके से हकाई जुताई करनी पड़ेगी, तब जाके यहां पर हमारी फसलें उग पाएगी। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, उचित बीज सैया तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा अगला उद्देश्य हमारा क्या है, मृदा एवं जल संरक्षण करना। जो मिट्टी है और जो जल संरक्षण है, कहने का मतलब है अगर आप ऐसा करोगे तो इसमें जल का अवशोषण भी ज्यादा से ज्यादा हो पाएगा।
अगर मान लो जमीन को आपने अच्छे तरीके से हकाई जुताई कर दिए तो उसमें क्या होगा, वाटर अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो पाएगा, अच्छे से उसका अवशोषण कर पाएगा। तो अगला हमने लिखा हुआ है हानिकारक कीटों व व्याधियों युक्त अवशेषों को नष्ट करना। इसके अलावा सपोज करो इसमें कई सारे जैसे क्या है, कई सारे हमारे पास कीट हैं या कोई रोग हैं, तो वो भी क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा हम गर्मियों के अंदर क्या करते हैं, गहरी जुताई करते हैं, जिसकी वजह से कई सारे जो कीट होते हैं जो फसलों के लिए हानिकारक होते हैं, जो खरपतवार के बीज होते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं तेज धूप की वजह से। तो आप याद रखोगे ऑब्जेक्टिव, ऐसे और भी ऑब्जेक्टिव हैं। जब आप टिलेस करते हो तो इसकी वजह से यहाँ रंध्र अवकाशों के अंदर अच्छे तरीके से गैप हो पाता है, अच्छे से रंध्र अवकाश बन पाते हैं। कहने का मतलब है सोइल पोरोसिटी अच्छे तरीके से हो पाती है। बाकी ये 4 उद्देश्य हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं टिलेस के। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो बात हो गई ऑब्जेक्टिव की। अगला छोटा सा टॉपिक आता है भू परिष्करण का मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या अफेक्ट इस पे पड़ेगा। तो देखो मृदा रंध्र अवकाशों में वृद्धि होगी, जैसा कि हमने देखा। मान लो ये नॉर्मल सरफेस है, अब जैसे आप इस पर टिलेस करोगे, क्या करोगे, टिलेस, तो यहाँ पर ये मृदा कुछ इस तरीके से बन जाएगी और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो बीच में जो मृदा रंध्र अवकाश है, ठीक है, इसकी संख्या में क्या होगी, एक तरीके से वृद्धि होगी। तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा स्थूल घनत्व में कमी होती है। स्थूल घनत्व को इंग्लिश में बोलते हैं बल्क डेंसिटी, और ये मैंने आपको सोइल साइंस के अंदर पढ़ाया था क्या होता है। अगर समझना है तो उस वीडियो को जरूर देखें। तो यहाँ पर स्थूल घनत्व में क्या आती है, कमी आती है। अगला आता है ताप संवहन घटता है। कहने का मतलब है जो टेम्परेचर है वो भी क्या होता है, मेंटेन होता है अच्छे तरीके से। इसके अलावा मृदा में जल अवशोषण अच्छे से होता है, जो जल का अवशोषण है वो अच्छे तरीके से हो पाएगा। मान लो अगर मैंने टिलेज नहीं कर रखी, अगर आपने पानी इस तरीके से यहाँ पर डाला तो पानी इस तरीके से बहकर जाएगा, वो अंदर अवशोषित बहुत कम हो पाएगा। लेकिन अगर आपने टिलेज कर दिया है तो इस केस में क्या होगा कि पानी का अवशोषण काफी अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो ये क्या हो गए, भू परिष्करण का मृदा पर प्रभाव हो गया कि किस तरीके से सोइल पर इसका अफेक्ट पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे भू परिष्करण के प्रकार कि जो मृदा टिलेज है ये कितने प्रकार का होता है। तो मैं आपको बता दूं भू परिष्करण 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार। एक तो हमारे पास होता है सघन भू परिष्करण। कौन सा होता है, सघन भू परिष्करण। और एक बालक हमारे पास जो दूसरा आता है उसको हम बोलते हैं, सघन हो गया, एक होता है संरक्षित, संरक्षित भू परिष्करण, भू परिष्करण। तो ये आप याद रखोगे कि जो आपके टिलेज हैं ये 2 प्रकार का है। एक तो कौन सा है, सघन है, इंटेंसिव टिलेज है, और एक आपके पास कंजर्वेशन टिलेज है। तो हमने देखा कि जो टिलेज है या भू परिष्करण है ये 2 प्रकार का है, एक तो सघन होता है और एक संरक्षित होता है। हम बात करें सघन की, तो सघन के अंदर मैं आपको 2 प्रकार की और टिलेज आपको बताऊंगा। एक तो हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, प्राथमिक भू परिष्करण की, प्राइमरी टिलेज की। सेकंड हम बात करेंगे द्वितीयक भू परिष्करण की, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी टिलेज। तो यहां से कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो दोनों हैं किसके प्रकार है, सघन भू परिष्करण के प्रकार है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कंजर्वेशन टिलेज की, तो देखो जो कंजर्वेशन टिलेज है इसके अंदर हम पढ़ेंगे, यहाँ पर आपने नाम सुना होगा नॉट टिलेज। अच्छा नॉट टिलेज आपने नहीं सुना, कोई बात नहीं, आपने जीरो टिलेज तो सुना होगा। क्या सुना होगा, जीरो टिलेज को क्या कहा जाता है, नॉट टिलेज कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हम पढ़ेंगे मिनिमम टिलेज। क्या पढ़ेंगे, मिनिमम टिलेज। कहने का मतलब है कम से कम हकाई जुताई करना, कम से कम भू परिष्करण करना। तो यहाँ पर भू परिष्करण के 2 प्रकार मैंने आपको बताए हैं। एक तो होता है सघन भू परिष्करण और एक होता है संरक्षित भू परिष्करण। जो सघन है इसके अंदर 2 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, एक तो प्राथमिक भू परिष्करण और एक द्वितीयक भू परिष्करण। बात करें संरक्षित तो इसके अंदर एक तो मिनिमम टिलेज हम पढ़ेंगे और एक हम पढ़ेंगे नॉट टिलेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सघन भू परिष्करण की। अब सघन भू परिष्करण क्या होता है, तो देखो सघन भू परिष्करण, इसको इंटेंसिव टिलेज कहा जाता है, इसको क्लीन टिलेज कहा जाता है, इसको कन्वेंशनल टिलेज कहा जाता है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। चलिए बात करते हैं कि होता क्या है। होता तो टिलेज मतलब समझ गए हकाई जुताई करना, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, भूमि की बार बार गहरी जुताई करना, जिससे भूमि की सतह पर 15% से कम पादप अवशेष बचते हैं। कहने का मतलब है
देखो जब ये सपोज करो ये कोई फील्ड है, कोई खेत है, ठीक है, अभी हमने इसमें कोई जुताई नहीं कर रखी है, तो इसमें कई सारे जैसे कि जो हमारी पहले फसल हमने उगाई थी, ठीक है, इसके पादप अवशेष अभी हमारे पास बचे हुए हैं, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूंगा, सपोज करो मैं इसमें टिलेस कर देता हूं, कहने का मतलब है हकाई जुताई कर देता हूं, इसकी वजह से ये क्या होंगे, जो पादप अवशेष हैं ये अच्छे से जमीन में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, मिल जाएंगे, और यहाँ पर जो पादप अवशेष बचेंगे, प्लांट रेसिड्यूज, पादप अवशेष जो हमारे पास बचेंगे वो कितने बचने चाहिए, 15% बचने चाहिए। कितने, 15% आपको याद रखने, 15%। तो ऐसी टिलेस को क्या कहा जाता है, ऐसी टिलेस को सघन भू परिष्करण कहा जाता है। और ऐसा कब होगा, ऐसा थोड़ी है कि आपने एक बार टिलेस कर दिया और 15% रह गए, ऐसा नहीं होगा, आपको बार बार इसमें क्या करनी पड़ेगी, हकाई जुताई करनी पड़ेगी। वो भी कैसी हकाई जुताई, तो गहरी जुताई। अच्छा, गहरी जुताई का मतलब बालक यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पर हम 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी जुताई करेंगे। कितनी करेंगे, 25 से 30 सेंटीमीटर। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि बताइए गहरी जुताई की डेप्थ कितनी होती है, तो याद रखोगे 25 से 30 सेंटीमीटर। बार बार जुताई करने की वजह से जहां तक प्लांट रेसिड्यूज, कहने का मतलब है पादप अवशेष 15% नहीं रह जाएंगे, वहां तक हम करते रहेंगे। और ऐसी टिलेस को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है इंटेंसिव टिलेस, क्लीन टिलेस या फिर कन्वेंशनल टिलेस के नाम से भी इसको जाना जाता है। हिंदी में सघन भू परिष्करण हम बोलते हैं। इंग्लिश में बात करें, दिस सिस्टम लीव्स लेस देन 15% क्रॉप रेसिड्यू कवर ऑन सॉइल सरफेस। कहने का मतलब है मृदा की सतह पर कितने अवशेष बचेंगे, 15% अवशेष हमारे पास बचेंगे। चलिए बात करते हैं इस टिलेस के लाभ क्या है। तो देखो लाभ क्या है, इसमें खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा, मतलब कम खरपतवार उगेंगे, कम खरपतवार उगेंगे। कहने का मतलब है खरपतवार का यहाँ पर क्या हो रहा है, नियंत्रण हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, ये क्या हो गया है, लाभ हो गया है। इसके अलावा कीट, कीट या कोई व्याधि है उसमें भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। कहने का मतलब है वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे बार बार टिलेस करने की वजह से। और खरपतवार भी क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे बार बार टिलेस करने की वजह से। तो इस टिलेस के क्या है, बेनिफिट है, लाभ है, इसीलिए तो हम टिलेस करते हैं। इसके अलावा हानि की अगर मैं बात करूं कि हानि क्या होगी, तो देखो यार, जब आपने इस पर बार बार टिलेस किया तो एक बात बताओ, खर्चा ज्यादा आया कि नहीं आया। जब पहली बार हम मकाई जुताई करते हैं तो जैसा कि आपने गांव में देखा होगा कि 220 रुपए बीघा या 200 रुपए बीघा, फिर दोबारा मकाई जुताई करवाते हैं, फिर पैसा हमें देना है, तो खर्चा ज्यादा आता है इसमें। तो याद रखोगे कैसी है, महंगी विधि है, कैसी है, महंगी विधि है। इसके अलावा दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें हानि की, तो दूसरी हानि हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, जब बार बार हकाई जुताई करेंगे तो यहाँ पर सोइल इरोजन, कहने का मतलब है मृदा क्षरण ज्यादा होगा। जैसे ही पानी आ गया काफी ज्यादा तेज, तो यहाँ की जो मिट्टी है वो बहकर क्या आगे चली जाएगी, तो यहाँ पर इससे मृदा क्षरण भी होता है। क्या होता है, मृदा क्षरण भी होता है। तो इसकी क्या है, हानि है। आई होप आपको सघन भू परिष्करण अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बात करते हैं अगला, इसी का टॉपिक आता है कि सघन भू परिष्करण कितने प्रकार का होता है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया 2 प्रकार का होता है। एक तो कौन सा होता है बालक, प्राथमिक भू परिष्करण होता है, और एक हमारे पास कौन सा आता है, द्वितीयक भू परिष्करण आता है। कौन सा आता है, द्वितीयक भू परिष्करण, जिसको सेकेंडरी टिलेस बोलते हैं। और यहां से कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बताइए प्राइमरी उपकरण या प्राइमरी इंप्लीमेंट कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, प्राथमिक भू परिष्करण की। आओ देखो बात करते हैं प्राइमरी टिलेस या प्राथमिक भू परिष्करण। ये क्या होता है, तो ध्यान से समझना, फसल बुआई से पूर्व, कहने का मतलब है अभी फसल की हमने बुआई नहीं की है, फसल बुआई के पूर्व की गई यांत्रिक क्रियाएं क्या कहलाती है, तो भू परिष्करण। कौन सा, प्राथमिक भू परिष्करण के अंतर्गत आता है या प्राथमिक भू परिष्करण कहलाती है। याद रखोगे इसमें हम क्या कर रहे हैं, बुआई पूर्व, बुआई पूर्व हम क्या कर रहे हैं, जो भी यांत्रिक क्रियाएं हम करते हैं उनको क्या कहा जाता है, प्राथमिक भू परिष्करण कहा जाता है, बुआई पूर्व। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब बुआई पूर्व जो भी हम करेंगे उन सबको क्या बोलेंगे, प्राइमरी टिलेज हम बोलते हैं। इसमें मृदा में गहरी जुताई की जाती है, और इसमें गहरी जुताई का मतलब समझ जाओ कि 25 से 30 सेंटीमीटर क्या करेंगे, गहरी जुताई हम इसके अंदर करने वाले हैं अच्छे तरीके से, जहां तक नमी है। हम बात करें कि कौन कौन से उपकरण यहां पर हम काम लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यही आता है कि बताइए इनमें से कौन सा प्राथमिक उपकरण है, कौन सा द्वितीयक है।
कुछ और नई चीजें भी आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनो। अगर हम बात करें उपकरण की, कौन कौन सी मशीनें हम काम में लेते हैं, तो आता है एमबी प्लाऊ। एक बार एग्जामिनर ने बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन पूछा है कि बताइए एमबी प्लाऊ का पूरा नाम क्या होता है, तो पूरा नाम याद रखना मॉल्ड बोर्ड प्लाऊ या मॉल्ड बोर्ड हल होता है। अब हम बात करें यहां से और क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो देखो ये मिट्टी को क्या करता है, उलटने पलटने का काम भी करता है। क्या करता है, उलटना पलटना, ठीक है, उलटना पलटने का काम करता है, उलटने पलटने का काम करता है। इसके अलावा ये गहरी जुताई करता है। गहरी जुताई मतलब समझ जाओ कि 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी जुताई करेगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि बताइए जब हम इससे जुताई करते हैं, आंसर देने की कोशिश करना, तो इसमें कौन से शेप में जुताई होती है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए, ऑप्शन नंबर बी एल, ऑप्शन नंबर सी आपके दे रखा है यहां पर डी, और ऑप्शन नंबर वी आपके दे रखा है। समझना मतलब आकार, कौन से आकार में जुताई करता है कौन, मॉल्ड बोर्ड प्लाऊ। क्या ए शेप में करता है, एल शेप में करता है, डी में करता है या वी में करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा एल में करता है। एल में कैसे करता है, अगर आपने इस हल को देखा हो तो कुछ इस तरीके का होता है, समझना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूं आपको, इस तरीके से देख पा रहे हो, इस तरीके से होता है। और जब ये जमीन में इस तरीके से यहां से धसेगा अच्छे से बिल्कुल, तो ये मिट्टी को क्या करेगा, यहाँ जो मिट्टी होगी ना वो इस तरीके से पलट के पीछे जाती है। कैसे जाती है, पलट के पीछे। तो जैसे पलट के पीछे जाती है तो यहाँ कौन सा शेप बन रहा है, एल शेप बन रहा है। कौन सा, एल शेप। तो आप याद रखोगे, एल शेप आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट है, आपके आईबीपीएस एएफओ में पूछा जा सकता है। अगला हमारे पास जो उपकरण आता है वो आता है देसी हल। इसको इंडिजीनियस प्लाऊ भी हम बोलते हैं। जो देसी हल है ये कौन से आकार में, तो ये वी शेप में जुताई करता है। वी इस तरीके से चलता है ना, ये तो वी शेप बनता है मिट्टी में। मृदा में कैसा शेप बनेगा, ऐसा आपने देखी होगी, इस तरीके से नालियां ही नालियां देखी होगी खेत में। तो जो देसी हल है वो कौन से शेप में, वी शेप में। इसके अलावा और कौन कौन से उदाहरण हैं, तो जैसे कि चिलेज हल है, इसके अलावा डिस्क प्लाव है, इसके अलावा पावर टीलर है। अच्छा, पावर टीलर का अगर मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको मुझे देना है कि सबसे पहले इसको कौन से देश ने इन्वेंटेड किया था, कौन से देश ने इसको बनाया था। ऑप्शन आपके पास दे रहा हूं, भारत है, ऑप्शन बी आपके लिए दे रहा हूं अमेरिका, ऑप्शन सी आपको दे रहा हूं जापान, और ऑप्शन डी आपको दे रहा हूं चीन। इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो सारे के सारे जो उपकरण हैं ये कौन से हैं, प्राइमरी टिलेज के उपकरण हैं। इनसे प्राथमिक भू परिष्करण किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको प्राथमिक भू परिष्करण अच्छे से समझ में आया होगा। अगला आता है हमारे पास कौन सा, सेकेंडरी टिलेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्वितीयक भू परिष्करण। अब ये क्या होता है, तो देखो बुआई के पहले था, अब यहां बात होगी बुआई और बुआई के बाद की। तो देखो ये हल्की जुताई होती है, वो गहरी जुताई थी, ये लाइट टिलेज होता है। जो बुआई वो बुआई के बाद किया जाता है। हमने बुआई कर दी है या बुआई हम कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जो किया जाएगा उसको बोलते हैं द्वितीयक भू परिष्करण। जैसे निराई गुड़ाई करना हो जाता है या मिट्टी चढ़ाना, अर्थिंग अप आपने देखा होगा, जैसा कि अर्थिंग हम किस में करते हैं, आलू में करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम किस में करते हैं, गन्ना में करते हैं, इसके अलावा मूंगफली में करते हैं। तो ये भी आपके क्या है, सेकेंडरी टिलेज का एक एग्जाम्पल है, द्वितीयक भू परिष्करण का उदाहरण है। हम बात करें इसमें कौन कौन से उपकरण काम में लिए जाते हैं, तो डिस्क हैरो काम में लिया जाता है, कल्टीवेटर काम में लिया जाता है खरपतवारों को नष्ट करने के लिए। किसके लिए, खरपतवारों को नष्ट करने के लिए। इसके अलावा हम बात करें लेजर लैंड लेवलर, जमीन को समतल करने के लिए, इसको पाटा भी हम बोल सकते हैं। इसके अलावा सीड ड्रिल क्या होती है, जो बीजों की बुआई करती है। क्या करती है, बीजों की बुआई करती है। इसके अलावा एक आता है फर्टिकम सीड ड्रिल। आजकल ये सीड ड्रिल तो बिल्कुल बंद हो गई, आजकल जो चल रही है वो कौन सी है, फर्टिकम सीड ड्रिल है। फर्टिकम मतलब है कि यहाँ पर बुआई जब हम करते हैं फसलों की, तो बीजों के साथ आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, जो उर्वरक हैं इनको भी मिक्स करके साथ में बुआई कर देते हैं। और जिस मशीन के द्वारा हम ऐसा करते हैं उसको कहा जाता है फर्टिकम सीड ड्रिल। याद रखोगे तो ये आपको याद रखना है। इसमें क्या होगा, बीज के साथ साथ में हम क्या कर रहे हैं, उर्वरक की भी क्या कर रहे हैं, बुआई कर रहे हैं। तो ये हो गया द्वितीयक भू परिष्करण। तो सघन भू परिष्करण के दो प्रकार मैंने आपको बताया, एक तो प्राथमिक बताया और एक द्वितीयक बताया। इंपोर्टेंट क्या है कि आपको उपकरण याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे
अगली जो टिलेज हमारे पास आती है संरक्षित भू परिष्करण, जिसको कंजर्वेशन टिलेज हम बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, कहने का मतलब है हमें ज्यादा से ज्यादा मिट्टी का कंजर्वेशन करना होता है, ऐसी टिलेज को कंजर्वेशन टिलेज कहा जाता है। आओ समझो कैसे डिफाइन करोगे, तो देखो भूमि पर कम से कम जुताई करना, कम से कम जुताई करेंगे जिससे भूमि की सतह पर 30% से कम पादप अवशेष बचते हैं। भाई पहले जो हमने भू परिष्करण किया था, ठीक है, उसमें इस तरीके से पादप अवशेष थे और हमने बार बार टिलेज किया था जिसकी वजह से अवशेष 15% रह गए थे। बट इसमें हम बार बार टिलेज नहीं कर रहे, इसमें हमने क्या किया है, बहुत कम टिलेज किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्लांट रेसिड्यूज भी ज्यादा है। कितना है, 30% है। ऐसी टिलेज को क्या कहा जाता है, तो कंजर्वेशन टिलेज या द्वितीयक भू या संरक्षित भू परिष्करण कहा जाता है। टिलेज which leaves at least 30% of the crop residues on the soil surface, कहने का मतलब है मृदा की सतह पर 30% पादप अवशेष बचने चाहिए। बात करें इसके क्या क्या लाभ है, तो देखो लाभ ये है कि एक तो इसमें क्या होगा हमारे पास, लाभ हमारे पास इसका आता है कि जो मृदा क्षरण है वो कम से कम होगा। क्या होगा, मृदा क्षरण कम होता है। इसके अलावा बार बार हमने हकाई जुताई नहीं की, तो बार बार हकाई जुताई नहीं करेंगे तो कॉस्ट कटिंग होगी, कहने का मतलब है इसमें खर्चा भी कम आता है, खर्चा कम होता है। इसके अलावा बार बार टिलेज हम नहीं कर रहे तो हमारे पास समय की भी बचत हो रही है, ठीक है। बात करें हानि क्या होती है, तो हानि ये होगी बाल को कि खरपतवार ज्यादा से ज्यादा उगेंगे, ठीक है। इसके अलावा कीट ज्यादा से ज्यादा लगेंगे, व्याधि ज्यादा से ज्यादा लगेगी, इसके क्या हो गए हैं, हानि हो गई। अब इनको रोकने के लिए क्या करते हैं, तो आपने देखा होगा रसायनों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि पेराक्वाट हो गया, डाइक्वाट हो गया, इमाजेथापिर हो गया, है ना। ऐसे कई सारे रसायनों का प्रयोग इसके अंदर करते हैं, किसके अंदर, कंजर्वेशन टिलेज के अंदर। बात करें यहां पर संरक्षित भू परिष्करण के प्रकार की, जैसे हमने सघन का देखा था, तो दो प्रकार मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। एक तो हम बात करेंगे कौन सी टिलेज की, मिनिमम टिलेज की बात करेंगे, और एक हम बात करेंगे नॉट टिलेज, और नॉट टिलेज को ही क्या कहा जाता है, जीरो टिलेज के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर न्यूनतम भू परिष्करण या फिर मिनिमम टिलेज, ये क्या होती है, तो देखो इसमें अच्छी बीज सैया तैयार करके वो फसल के शीघ्र अंकुरण व वृद्धि हेतु कम से कम हो सके जुताई करना। जितना कम से कम हो उतनी ही हम जुताई करेंगे, जिसमें हमारा काम चल जाए कि हाँ हम बीजों की बुआई कर सकते हैं। ऐसी टिलेज को न्यूनतम भू परिष्करण या फिर मिनिमम टिलेज कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगला आता है शून्य भू परिष्करण, नॉट टिलेज, जीरो टिलेज। शून्य भू परिष्करण तो बिल्कुल शून्य हो गया, कहने का मतलब है प्राथमिक जुताई न करके सीधे ही फसल की बुआई करना। हम जो प्राइमरी टिलेज मैंने आपको पढ़ाया है वो बिल्कुल हम इसमें नहीं करने वाले हैं। डायरेक्ट क्या करेंगे, सीधे ही बीजों की बुआई कर देंगे। इसी को क्या कहा जाता है, न्यूनतम जुताई के, इसी को क्या बोलेंगे, शून्य भू परिष्करण या नॉट टिलेज या जीरो टिलेज कहा जाता है। और याद रखना ये जुताई का बिल्कुल न्यूनतम चरम सीमा है, ठीक है, सबसे कम से कम, इसीलिए इसको शून्य भू परिष्करण, नॉट टिलेज या जीरो टिलेज बोला गया है। बात करें यहां पर उदाहरण, तो उदाहरण की जैसे मैं बात करूं तो धान की फसल में गेहूं की फसल लगाना, गेहूं की फसल उगाना, तो ये क्रॉपिंग सिस्टम आपको याद रखना है। ये किसका है, तो नॉट टिलेज का है या फिर जीरो टिलेज का है। इसमें क्या करते हैं, धान की फसल कटाई होने के बाद उसमें प्राइमरी भू परिष्करण ना करके डायरेक्ट सीधे ही क्या कर देते हैं, गेहूं की बुआई कर देते हैं। और एक इसका उदाहरण है तो शून्य भू परिष्करण का उदाहरण है। बात करें फादर ऑफ जीरो टिलेज, सर पहले बात की थी फादर ऑफ टिलेज, वो है जेथरो टूल। अब हम बात करें फादर ऑफ जीरो टिलेज कौन है, तो ये है जेबी ट्रिपलेट। कौन है, जेबी ट्रिपलेट, आपको याद रखने हैं। ये तो है फादर ऑफ जीरो टिलेज, और जो पहले हमने देखा था वो थे फादर ऑफ टिलेज, ऑनली टिलेज, ये जीरो टिलेज, दोनों अलग अलग याद रखोगे। चलिए इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको बता देता हूं जिनका आंसर आपको मुझे देने हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं अश्व शक्ति या मशीनों की शक्ति के बारे में। मशीनों की शक्ति, तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो एक हॉर्स पावर होता है, एक हॉर्स पावर, इसमें कितने वाट होते हैं, तो इसमें होते हैं 0.746
किलोवाट, ये तो है किलोवाट, कंफ्यूज मत होना। हम बात करें सिर्फ किसकी, वाट की, तो एक हॉर्स पावर, एक हस्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। कितने, 746 वाट। जबकि किलोवाट कितने होते हैं, 0.746 किलोवाट होते हैं। इसके अलावा हम बात करें एक मानव में कितने हॉर्स पावर होता है, एक मानव में, मानव तो ये होती है, एक मानव की जो शक्ति होती है ये 0.1 हॉर्स पावर के बराबर होती है। किसके बराबर, 0.1 हॉर्स पावर के बराबर होती है। इसके अलावा जैसे कि कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जिनका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। हम बात करेंगे टिल्ट एंगल के बारे में, टिल्ट एंगल के बारे में, और एक हम बात करेंगे डिस्क एंगल के बारे में। किसके बारे में, डिस्क एंगल के बारे में। जो डिस्क एंगल हमारा होता है ये होता है हमारे पास 40 से 45 डिग्री का होता है। और यहां पर टिल्ट एंगल के लिए मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं, आपको मुझे कमेंट में आंसर देना है। 15 से 20 डिग्री, ठीक है, या फिर 25 से 30 डिग्री का कोण बनता है, या 45 से 40 डिग्री का कोण बनता है, डी, या फिर नन ऑफ दीज। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। इसके अलावा टिलेज के बारे में बता देता हूं। जो जुताई थी, हमने जुताई पढ़ा है, और जुताई आपके 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है गहरी जुताई, एक होती है बालक मध्यम जुताई, ठीक है, और एक होती है बिल्कुल हल्की जुताई। अगर हम बात करें गहरी जुताई, तो गहरी जुताई का अभिप्राय यह है कि 25 से 30 सेंटीमीटर हम गहरी जुताई करेंगे। मध्यम जुताई का अभिप्राय है 15 से 20 सेंटीमीटर हम जुताई करेंगे, और हल्की जुताई में हम 5 से 6 सेंटीमीटर क्या करते हैं, हल्की जुताई करते हैं। तो आई होप ये टिलेज वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और हाँ, अगर ये वीडियो वाकई में अच्छा लगा है तो यार लाइक और शेयर करना है, और अधिक से अधिक लोग लाइक शेयर करें, और कमेंट करके जरूर जाए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखे। आगे आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, आपके डिमांड के अकॉर्डिंग वो टॉपिक आपको पढ़ा दिया जाएगा। हम मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।